हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल में सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है, यकृत में दोष से विकास उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोग हैं। तो इसमें 4 प्रकार के रोग बताए गए हैं। तो हम आज पहला पॉइंट जो है पीलिया वायरल हेपेटाइटिस के बारे में हम ये पॉइंट डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम हेपेटिक सिरोसिस और हेपेटिक कोमा और हेपेटाइटिस बी ये अलग अलग पार्ट में करके लाएंगे। इसका पहले पूरा हम लोग इसका पूरा विवरण पढ़ेंगे, जो इसके बारे में बताया गया है। इसका रोग क्या है, लक्षण है, उपचार है, उपाय है, ये सभी के बारे में, प्रकार, ये सभी के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम इससे बने क्वेश्चन लाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पीलिया वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। तो यह क्या है, यकृत में रोगग्रस्त होने के बाद क्या है, यह यकृत में रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण क्या है, पीलिया है। जॉन्डिस जिसे कहते हैं, जॉन्डिस का होना। पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उपस्थित हो जाती है। क्या होती, जब पीलिया की स्थिति हो जाती तो जब रक्त नलिकाएं होती उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण रक्त में क्या होता है, पित्त रस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं बाइल जूस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे त्वचा तथा श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही पीलिया या वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। आगे चलते हैं, पीलिया के प्रकार के बारे में देखते हैं कि इनमें जो प्रकार बताए गए कौन कौन से प्रकार हैं। तो पीलिया के जो प्रकार है, कारणों के आधार पर पीलिया 3 प्रकार के बताए गए हैं, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया है, और दूसरा है हीमोलाइटिक पीलिया, और जो तीसरा है हेपेटोसेल्यूलर का है हीमेटाइटस। ये 3 प्रकार के क्या है, पीलिया हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव जो पीलिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह पीलिया पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न करती है। क्या करती है, ये जो पीलिया होती है पित्त बाइल जूस में क्या करती, बाधा उत्पन्न करती। इस स्थिति में क्या होता है कि बाइल जूस का पाचन संस्थान में न पहुंचकर सीधे ही रक्त में चला जाता है, जैसे पित्त नलिकाओं में पथरी होना अथवा सूजन होना। ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया के अंतर्गत आता है। आगे पॉइंट है कि हीमोलाइटिक पीलिया क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस प्रकार के पीलिया में रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं का अधिक क्या होता है, नाश होने लगता है। क्या आरबीसी क्या होता है, पीलिया में क्या है, रक्त जो उपस्थित होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी की कमी होने लगती है, उसका क्षय होने लगता है, नाश होने लगता है। जैसे पित्त ज्वर में क्या होता है, पित्त ज्वर में आरबीसी की कमी हो जाती है, उसी तरह हीमोलाइटिक पीलिया में भी होता है, जैसे यहाँ पित्त ज्वर में बताया गया है। आगे टॉपिक है हेपेटोसेलुलर हेपेटाइटिस। पॉइंट है कि हेपेटोसेलुलर हेपेटाइटिस क्या है। यह पीलिया वायरस के संक्रमण अथवा विषाक्त दवाइयों अथवा विषाक्त पदार्थों के सेवन से है। जैसे जो नशे वाले व्यक्ति हैं, जो नशा करते हैं, उन्हें ये हेपेटोसेलुलर हेपेटाइटिस होता है। यह पीलिया क्या है, विषाक्त पदार्थ के सेवन से और वायरस संक्रमण की वजह से भी होता है। ये यकृत में कोशिकाएं इनके प्रभाव से निष्क्रिय हो जाती हैं तथा पीलिया रोग हो जाता है। ब्लड का न बनना ही क्या है, पीलिया के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है उसका निर्माण रुक जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सामान्यतः पीलिया होने का मुख्य कारण वायरस संक्रमण ही है। वर्तमान में अधिकतर लोग इसी तरह की पीलिया से ग्रस्त होते, इन्हें वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस कहते हैं। आगे चलते हैं पॉइंट की ओर। आगे पॉइंट है कि पीलिया की स्थिति में रक्त में बिलिरुबिन के 0.2 से 0.8 mg 100 ml पर होता है। बिलिरुबिन की अधिकता से न केवल त्वचा का रंग ही पीला होता है, क्या होता है, आरबीसी में क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाता है। उससे क्या होता है कि उसका पीला रंग अधिक हो जाता है, तो क्या वो पीलिया हो जाता है। बल्कि आंतरिक अंग के श्लेष्मिक झिल्ली भी पीली हो जाती है। उसकी बिलिरुबिन की अधिकता से क्या होता है कि न कि त्वचा तो पीला होता है, उसकी वजह से क्या श्लेष्मिक जो झिल्लियाँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, अंग के पीले पड़ जाते हैं। पीलिया के लक्षण क्या हैं, तो चलते हैं देखते हैं इनके पीलिया के लक्षण क्या हैं।
इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला है कि त्वचा, नाखून एवं आँखें पीले हो जाती हैं। देखने में ही क्या नाखून और त्वचा, आँखें पीले जैसा दिखने लगते हैं। भूख कम लगती है। चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सभी लक्षण दिखने लगते हैं। पेट में तथा सिर में दर्द होना, मूत्र में पीले रंग का होना, ये सभी क्या है, पीलिया के सिम्टम दिखाई देते हैं। आगे है कि पीलिया में भोज्य तत्वों की आवश्यकता। अगर किसी को पीलिया हुआ है तो उन्हें कौन से भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे कि पीलिया से मुक्ति मिल सके, उससे छुटकारा पा सके। तो चलते हैं, पहले देखते हैं क्या है पीलिया की स्थिति में जो भोज्य पदार्थ की आवश्यकता अनुसार आवश्यकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोटीन है। पीलिया के व्यक्ति को, जो पीलिया के पेशेंट हैं, उन्हें क्या है, प्रोटीन की पहले आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं, यकृत में कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। जब यकृत क्या है, यकृत के कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के पूर्ण चयापचय न होने के कारण बेहोशी की स्थिति होती है। जैसे कि प्रोटीन का पाचन सही तरीके से न होना तो क्या होता है, बेहोशी का कारण उत्पन्न होने लगता है। आगे है कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता रोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसा रोग होता है उस तरह क्या होता है कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताएं होती है। यदि रोगी बेहोशी की हालत में है तो प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इस स्थिति में केवल कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थ तरल रूप से में नाक से नलिका के माध्यम से दिया जाना चाहिए। क्या वो भी कैसे देना चाहिए, कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थ तरल के रूप में देना चाहिए। वो कैसे देना चाहिए, नाक से नलिकाओं के माध्यम से देना चाहिए। क्या देना चाहिए, प्रोटीन। यदि रोगी व्यक्ति बेहोश नहीं है परंतु रोगी को तीव्रता की स्थिति में है, उसमें क्या है, रक्त सीरम की बिलिरुबिन की मात्रा 15 mg 100 ml में है तो 40 ग्राम तक प्रोटीन दिया जा सकता है। देखिए, अगर 100 ml में 15 ग्राम क्या है, बिलिरुबिन की मात्रा है, रक्त में, सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा है कितना, 100 ग्राम में 15 mg है तो उसे प्रोटीन की मात्रा दिया जा सकता है। तो कितना, 40 ग्राम दे सकते हैं। इससे अधिक प्रोटीन देने पर रोगी पुनः बेहोश या कोमा की अवस्था में जा सकता है। अतः आहार नियोजन करते समय प्रोटीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो पीलिया है तो कितना है और बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में कितना मिला हुआ है, तो सभी की जानकारी के ही माध्यम से देना चाहिए। 40 ग्राम प्रोटीन यकृत की कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। क्या है कि जब यकृत में जो कोशिकाओं का पुनः निर्माण होता है तो उसमें कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 40 ग्राम की आवश्यकता होती है। रोग में सुधार होने पर जब रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा कम हो जाए तो क्या है, रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा जब कम होने लगता है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर कितना देना चाहिए, 60 से 80 ग्राम कर देनी चाहिए। अब आते हैं, हम वसा के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन की तरह वसा भी रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। वसा क्या है, प्रोटीन की तरह इस पर भी निर्भर करता है कि पीलिया में बिलिरुबिन की मात्रा कितना है। हेपेटिक कोमा की स्थिति में वसा की बिल्कुल ही मात्रा नहीं देनी चाहिए क्योंकि यकृत में कोशिकाओं को निष्क्रिय हो जाने से वसा का चयापचय नहीं होता है। क्या होता है कि यकृत में कोशिकाएं जब निष्क्रिय हो जाती हैं तो वसा का चयापचय नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या होना चाहिए, पीलिया के समय जब किसी पेशेंट को पीलिया हुआ है तो उसके दौरान वसा की मात्रा नहीं देनी चाहिए। रोग की कम तीव्रता की स्थिति में अगर उसे रोग जो पीलिया से ग्रसित पेशेंट है उसे अगर कम अभी क्या है कि पीलिया का लक्षण है या तो कम अभी है तो 30 ग्राम तक वसा दी जा सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है, मतलब बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो आप नहीं दे सकते हैं। रोग में अपेक्षित सुधार होने पर 50 से 60 ग्राम तक क्या है, वसा दिया जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है परहेज के हिसाब से, दवा के हिसाब से, तो आप उनमें कितना दे सकते हैं, 50 से 60 ग्राम वसा दिया जा सकता है। कैलोरी क्या है, कैलोरी की मात्रा देख लेते हैं। पीलिया की स्थिति में कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। क्या होती है, कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। यदि रोगी बेहोशी की हालत में है तो क्या 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर वह व्यक्ति बेहोशी की हालत में है तो उसे 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्ति हेतु ग्लूकोज में अतः शिराओं के माध्यम से सेलाइन जल के रूप में दिया जाना चाहिए अथवा नाक से नलिका द्वारा के माध्यम से ग्लूकोज दिया जाना
चाहिए। रोगी की हालत में अब क्या होता है कि इसमें अगर व्यक्ति क्या है बेहोश है, पीलिया के जो पेशेंट है वो बेहोश है, तो उसके दौरान क्या होना चाहिए, उससे कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो उन्हें 1000 किलो कैलोरी देना आवश्यक है। उसके दौरान क्या है कि आप ग्लूकोज देना है तो उन्हें नाक की नलिकाओं द्वारा आप उनके माध्यम से दे सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा। रोगी की हालत में अपेक्षित सुधार होने पर, जब रोगी की हालत थोड़ा सुधार होता है तो आप उसमें जो कैलोरी की मात्रा है 1500 से 2000 किलो कैलोरी तक की आवश्यकता होती है। अब आते हैं कार्बोज की मात्रा देख लेते हैं। पीलिया के रोगी को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोज से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा इन्हें मिलती है पीलिया के रोगी को, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोज के माध्यम से ही मिलती है। यदि रोगी को बहुत अधिक वमन या चक्कर आ रहे हैं तो ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा पहुँचाई जानी चाहिए। आगे क्वेश्चन है, आगे पॉइंट है कि हिपेटिक कोमा की दशा में नाक के माध्यम से नली द्वारा उन्हें क्या ग्लूकोज दिया जा सकता है। रोग की तीव्रता की स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति हेतु फलों का क्या है कि इसमें अगर रोग की तीव्रता अगर अधिक है, उन्हें ऊर्जा देना आवश्यक है या प्राप्त देना, तो फलों का रस, ग्लूकोज, पानी, दूध में शक्कर एवं ग्लूकोज डालकर देनी चाहिए। ग्लूकोज सभी ये क्या है डालकर देनी चाहिए। रोग में अपेक्षित सुधार होने पर, जब ये रोगी को थोड़ा सा सुधार हो रहा है तो उसमें अनाजों जैसे चावल, गेहूँ, जई से ऊर्जा देनी चाहिए। अब विटामिन की मात्रा बात करते हैं। पीलिया की स्थिति में विटामिनों की काफ़ी कमी हो जाती है, अतः मल्टीविटामिन की गोली प्रतिदिन देनी चाहिए। विटामिन सी की पूर्ति संतरा, मौसमी, अगर विटामिन सी की गोलियां तो देनी ही चाहिए प्रतिदिन। अगर ऐसे फलों में क्या देना चाहिए, संतरा, मौसमी और फलों का रस देना चाहिए। इन्हें प्रतिदिन 500 mg का विटामिन सी की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन आप कितना दे सकते हैं विटामिन सी, तो कितना 500 mg आप दे सकते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। आगे है खनिज लवण की। रक्त सीरम या ब्लड सीरम में सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम मतलब नमक, पोटेशियम तथा लवण की काफ़ी कमी हो जाती, अतः उनकी पूर्ति हेतु आवश्यक मात्रा में फलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सोडियम की पूर्ति नमक से ही की जानी चाहिए। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि सोडियम की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे, नमक से, और पोटेशियम की पूर्ति कहाँ से करेंगे, फलों के रस से करेंगे। आगे है आंत्रेतर आहार। जब रोगी को बार बार उल्टी हो रही है तो अथवा चक्कर आ रहे हैं तो इस स्थिति में 10% ग्लूकोज अतः सिराओं द्वारा पहुँचाए, सिराओं के द्वारा क्या है हम 10% ग्लूकोज पहुँचा सकते हैं। रोगी के लिए 2000 से 2500 ml ग्लूकोज सेलाइनिन प्रतिदिन आवश्यक होता है, जिससे उसे 800 से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम पेशेंट को रोगी को 2000 से 2500 ml ग्लूकोज सेलाइन प्रतिदिन आवश्यक उन्हें देंगे तो उनकी ऊर्जा कितनी प्राप्ति होगी, तो 800 से 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे पॉइंट है कि नाक से नलिका द्वारा आहार। जब रोगी को वमन तथा चक्कर नहीं आ रहे हो, जी मचलाता है, तो उसे उस दशा में नाक के माध्यम से नली की सहायता से आहार दिया जाता है। पीलिया की स्थिति में आहार निम्नानुसार दिया गया। यहाँ पे छोटे से तालिका बनाया गया। पीलिया के ग्रस्त एवं वयस्क व्यक्ति का एक दिन का आहार क्या है, यहाँ पे कुल ऊर्जा है, यहाँ पे 1200 किलो कैलोरी ग्लूकोज बताया गया है। फलों का रस, ग्लूकोज, जल, तो फलों का रस एक प्रतिदिन की बात कही गई तो यहाँ पे 1 लीटर है, और ग्लूकोज क्या है 200 ग्राम है, जल कितना है 1 लीटर, कुल तरल पदार्थ की बात कही 2 लीटर ऐसे मिलाकर दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं पीलिया का उपचार। पीलिया का उपचार हम कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट, जॉन्डिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। पीलिया के रोगी को उपचार के लिए 3 प्रमुख बातें ध्यान देना चाहिए, आहार, विश्राम तथा दवाइयाँ क्या है, डाइट और रेस्ट और मेडिसिन पे, इन तीनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला आहार है। पीलिया रोग में सुधार धीरे धीरे होता है, इसलिए आहार नियोजन पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आहार में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो रोगी का भोजन के प्रति मन उचट जाएगा, वह मन से भोजन नहीं कर सकेगा, उसे भोजन के प्रति क्या अरुचि एवं घृणा भी हो सकती। पीलिया के रोगी के आहार में थोड़ा फेरबदल करके आवश्यक परिवर्तन द्वारा ही रोगी को रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता था, इस पर काबू पाया जा सकता है। तब व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में है तो अतः सिराओं के द्वारा भी ग्लूकोज पहुँचाई जानी चाहिए। रोग की तीव्रता स्थिति में विशेषकर जब रोगी को उल्टी आ रही हो, तो चक्कर आ रहे हैं, तो मुंह द्वारा भोजन करना असंभव हो जाता है, उस समय नलिका द्वारा भोजन पहुँचाना जाना आवश्यक है।
परंतु रोग की दिशा में अपेक्षित सुधार होने पर मुंह द्वारा भोजन लिया जा सकता है, लेना चाहिए। साथ ही आहार में प्रोटीन वसा कार्बोज की मात्रा ध्यान अत्यंत आवश्यक देना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही में पीलिया रोग पुनः उग्र रूप धारण कर सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं पॉइंट रेस्ट पे। रेस्ट के बारे में क्या बताया गया है। पीलिया के उपचार में शारीरिक तथा मानसिक विश्राम का बहुत अधिक महत्व है। विश्राम से रोगी को काफ़ी राहत और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि पीलिया के रोगी को पूर्ण विश्राम दिया जाए। यदि रोगी नौकरी पेशा वाला व्यवसाय तथा उनकी अकादमी तथा स्रोत का इतना ही है जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो उस स्थिति में लंबे समय तक विश्राम नहीं किया जा सकता। परंतु जब तक सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 mg से लेकर 100 ml में 1.5 mg से कम नहीं हो जाए, तब तक हर हालत में विश्राम करना जरूरी होता है। क्या है, हालत में विश्राम करना किया जाना चाहिए, इसे जरूरी माना गया है। दवाइयाँ क्या है। कुशल एवं योग्य चिकित्सक से जांच कराकर समय पर नियमित रूप से दवाइयाँ ली जानी चाहिए। चिकित्सक द्वारा बताई गई सलाह पे निर्देशों को मानना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इससे बने हुए क्वेश्चन है, तो अब लाते हैं क्वेश्चन को। तो आज हमने ये पीलिया का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पीलिया के प्रकार। तो पीलिया के प्रकार बताए गए, यहाँ पे 3 प्रकार के बांटे गए हैं पीलिया को। पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया, दूसरा है हीमोलाइटिक पीलिया, तीसरा है हेपेटोसेलुलर हीमेटाइटिस। ये 3 प्रकार के पीलिया बताया गया है, क्या है, पीलिया के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पीलिया में कैलोरी की मात्रा कम या अधिक हो जाती है। तो क्या हो जाती है, पीलिया में कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत कोशिकाओं के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन, यकृत कोशिकाओं के निर्माण के लिए तो किसकी आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है। आगे क्वेश्चन है कि हिपेटिक कोमा में किसके माध्यम से ग्लूकोज दिया जाता है। तो अगर हिपेटिक कोमा में क्या होता है, अगर जो पेशेंट है, पीलिया का जो पेशेंट है वो बेहोशी हालत में है, वह किसी चीज़ को खा नहीं सकता है, तो क्या है कि उन्हें नाक के माध्यम से ग्लूकोज की मात्रा दिया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि सोडियम की पूर्ति किससे की जाती है। तो सोडियम की पूर्ति हम नमक से करेंगे। और पोटेशियम की पूर्ति किससे की जानी चाहिए। तो फलों के रस से की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया के रोगी के उपचार के लिए कितनी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो 3 बातों का मुख्यतः ध्यान देना चाहिए पीलिया के रोगी के उपचार के लिए। पहला है आहार, दूसरा है विश्राम, तीसरा है दवाइयाँ। आहार में क्या है, समय समय पर क्या कैसे पीलिया के पेशेंट का रिकवरी हो रहा है उस हिसाब से हम आहार देंगे। और क्या है, समय क्या है उनका जैसे सुधार, जैसे कोई कार्यकर्ता व्यक्ति है तो उनका क्या है कि जो ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा अगर कम हो रहा है तो वो अपने काम कर सकते हैं, वर्क काम करने के लिए कहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें अगर आपके बिलिरुबिन की मात्रा आरबीसी में कम नहीं है, आप उसमें थोड़ा संशोधन नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। आप क्या है, विश्राम करेंगे। इसके बाद क्या है, दवाइयाँ। समय समय पर चिकित्सा के अनुसार दवाइयाँ लेना अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर एक बार देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।